नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। भारत में वन्य जीवों या जंगली जानवरों से कृषि को होने वाले नुकसान का आकलन देखें तो यह समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। वर्ष 2024 तक भारत में ऐसे नुकसान को सालाना 10,000 करोड़ रुपए तक आंका गया था। मतलब यह है कि एक औसत ग्रामीण परिवार हर वर्ष लगभग 12,000 रुपए तक का नुकसान इन जंगली जानवरों की वजह से झेलने के लिए मजबूर हो चुका है। आज के इस कार्यक्रम में वर्ष दर वर्ष गहराती जा रही इस चुनौती के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके साथ ही संभावित समाधानों पर भी बात करेंगे। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले विनम्र आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो आइए दोस्तों, बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी फसलों और क्षेत्रों के बारे में जो जंगली जानवरों की वजह से सर्वाधिक प्रभावित हो रही है। इस सूची में सबसे पहला नाम आता है धान, मक्का और सब्जियों की फसलों का। हाथी, जंगली सुअर, नीलगाय आदि जानवरों द्वारा इन फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। इसी तरह से आम, नारियल, केले जैसी फसलों को हाथी तथा जंगली सुअर प्रमुख रूप से बर्बाद करते हैं। इनके अलावा अन्य फसलों में गन्ना, सोयाबीन, कपास आदि का भी नाम लिया जा सकता है जो इस कारण प्रभावित होती हैं। विशेषकर विदर्भ क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में मकई और सोयाबीन पर इनका हमेशा खतरा बना रहता है। जंगली जानवरों के उत्पाद से भौगोलिक दृष्टि से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में केरल का त्रिशूर इलाका, उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद, महाराष्ट्र में विदर्भ आदि का नाम लिया जा सकता है। इनके अतिरिक्त असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि में भी इनके कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया जाता है। सबसे ज्यादा फसलों को बर्बाद करने वाले वन्य जीवों और उनके द्वारा मचाए जाने वाले उत्पाद पर भी बात कर लेते हैं। जंगली सुअर, जिसे वाइल्ड बोअर भी कहा जाता है, ये सब्जी, फल, धान पर हमला करते हैं। नीलगाय दाल, गेहूं, कपास आदि पर खास तौर पर हमलावर होती हैं। हाथी धान, मकई, गन्ना सहित अन्य पेड़ पौधे नहीं छोड़ते हैं। ये महाराष्ट्र व केरल में ज्यादातर दिखाई पड़ते हैं। बंदर और लंगूर फल, सब्जियों, ताड़ आदि पर हमला करते हैं। मोर तथा अन्य पक्षी दाल दलहन पर अधिक असर डालते हैं। कुछ क्षेत्रों में तेंदुए व भेड़िए भी गौवंश तथा मानव वन्य जीवन संघर्ष का कारण बनते हैं। किसानों द्वारा आजमाई जाने वाली परंपरागत बचाव पद्धतियों पर भी जानकारी साझा करते हैं। राह चौकी और शोर शराबा करने से जंगली जानवर खेतों की ओर रुख करने से डरते हैं। इसमें पटाखों की आवाज, हाथी को भड़काने के लिए गुड़गाड़ आदि भी शामिल है। डगमगाती मूर्तियां या हिलते डुलते पुतले और प्लास्टिक डेकोइट्स का भी इस्तेमाल काफी प्रभावी माना जाता है। इस क्रम में कांटे, चमकीली चादरें, प्लास्टिक उल्लू या क्योट जैसी संरचनाएं खेतों में रखी जाती हैं। बांस, नारियल की छाइयां, जैविक पेड़ पान से भी कुछ हद तक इन जंगली जानवरों की रोकथाम संभव होती है। ऐसे ही नीलगाय के लिए बायोफेंस लगाई जाती हैं। प्राचीन काल से आधुनिक समय तक प्रचलित ऐसे स्वीकृत और सिद्ध उपायों में प्राकृतिक प्रतिकारक यानी कि रेपेलेंट प्लांट्स का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें चिल्ली या मिर्च और लहसुन की मिश्रित खेती जंगली सुअर व भेड़ों को दूर रखने में उपयोगी मानी जाती हैं। ट्रिमर और अगावा जैसी वनस्पतियां पहाड़ी क्षेत्रों में बाधक बाढ़ के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं। इसी तरह से शहद की मक्खियों के छत्ते या बी हाइव्स फेंस हाथियों को भगाने के साथ प्राकृतिक शहद प्राप्ति का स्रोत सिद्ध होते हैं। इनके साथ ही कुछ प्रैक्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपाय भी आजमाए जाते हैं, जैसे सौर चालित फ्लैश लाइट जंगली जानवरों की रोकथाम में 80 से 95% तक प्रभावित होते हैं। इंफ्रारेड सेंसर और मोशन संचालित जल फव्वारे हाथियों के विरुद्ध कारगर पाए गए हैं। पक्षियों तथा छोटे जानवरों से फसलों की रक्षा करने में ड्रोन आधारित निगरानी काफी फायदेमंद देखी गई है। एक अध्ययन के अनुसार इससे जानवरों के उत्पाद में 60% तक कमी देखने को मिली है। बिजली की तारें हाथी, नीलगाय
सुअर के प्रवेश को रोकने में सक्षम तो हैं, लेकिन रख रखाव की समस्या होती है और मानव या गौ पशुओं के दुर्घटनाग्रस्त होने का हमेशा जोखिम भी बना रहता है। अब चलते चलते विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार अपनाए जाने वाले समाधानों की विविधता पर भी एक नजर डालते हैं। जैसे बागेश्वर में बंदरों और लंगूरों का हमला होता है, इसके लिए अगावा टीबर बाड़ लगाई जाती है। विदर्भ महाराष्ट्र में जंगली सुअर और नीलगाय का आतंक रहता है, इसमें मक्का बोने से रोका जाता है तथा विद्युत बाड़ लगाई जाती है। गढ़चिरौली में हाथियों द्वारा तांडव किया जाता है, मधुमक्खी का छत्ता काफी प्रभावी है। केरल में हाथी, सुअर, भालू आदि हमला करते हैं, जिसमें बिजली टोरा, म्यूचुअल मॉडल आदि का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में कैसे जानवरों से फसलों का बचाव किया जाता था, इस बारे में भी हम लोग जरा सा बात कर लेते हैं। जैसे उस समय जानवरों से बचाने के लिए रात में लोग पहरा देते थे, इसके अलावा आग जलाते थे। यही नहीं, प्राकृतिक लकड़ी, झाड़ी बाधाएं भी जानवरों को खेतों से दूर रखने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती थी। मध्यकालीन समय में जीवित बाड़ यानी कि चिल्ली से लहसुन, मधुमक्खी छत्तों के साथ अन्य तकनीकें प्रचलन में आ गई। अब आज के आधुनिक समय की बात करें तो सौर इलेक्ट्रॉनिक फेंस, ड्रोन सेंसर संचालित निगरानी, मोबाइल आधारित अलर्ट सिस्टम आदि का प्रयोग काफी प्रभावी सिद्ध हो रहा है। इसके साथ ही इको संवेदनशील मिश्रण के अंतर्गत एग्रो फॉरेस्ट्री, सहकारी मॉडल, जैविक फसल मिश्रित तकनीकें और प्राकृतिक स्पर्श आदि पद्धतियां प्रभावी तौर पर इस्तेमाल में लाई जा रही है। भावी रणनीति किस तरह की हो सकती है, इस पर भी समय रहते विमर्श करना जरूरी है। इसमें लोकल टू ग्लोबल मॉडल में क्षेत्र विशेष संयोजन, जैसे तमिलनाडु में चिल्ली और लहसुन की खेती से जानवरों को दूर रखने जैसे विकल्पों को प्राथमिकता दी जा सकती है। तकनीकी हस्तक्षेप की बात करें तो सौर ऊर्जा संचालित सेंसर सिस्टम कारगर हो सकता है। नीतिगत सहयोग के तहत वन विभाग द्वारा और कड़ी निगरानी के साथ मुआवजा योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन भी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। कहने की जरूरत नहीं कि इन उपायों के स्थायी प्रभाव से फसलों की रक्षा, किसान सशक्तिकरण व मानव वन्यजीव सहयोग की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार हो सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।